गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 5 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, एक एक करके हम सारी जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आज की डेट के करंट अफेयर्स क्विज, और साथ ही साथ में उसके बाद हम कुछ आर्टिकल को स्टडी भी करेंगे। तो देख लेते हैं 5 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 5 नवंबर 1937 को एडोल्फ हिटलर ने गुप्त बैठक बुलाकर जर्मन जनता के लिए ज़्यादा जगह देने के लिए, ज़्यादा जगह लेने के लिए अपनी योजना का खुलासा किया था। मतलब ये कि एडोल्फ हिटलर अपनी सत्ता, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते थे। इसको अपनी जनता को ये बताने के लिए उन्होंने एक खुफिया बैठक का आमंत्रण दिया था। चलिए आगे बात करेंगे। सन 1895 में ऑटोमोबाइल के लिए जॉर्ज बी सेल्डम को अमेरिका का पहला पेटेंट मिला था। चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा काम का, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र के लिए, ऑटोमोबाइल जो कंपनियां हैं, इंजन है, उसके लिए सबसे पहले अमेरिका को पेटेंट मिला था जॉर्ज बी सेल्डम को। सन 2006 में इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सन 2006 में। सन 2007 में चीन का पहला अंतरिक्षयान चेंज 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। सन 2013 में अंतर्ग्रही मिशन मंगलयान लॉन्च किया गया था। मंगलयान जो मिशन जो है वो 2013 को आज ही की डेट में 5 नवंबर के दिन धरती से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग स्टेशन से। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को पूर्णतया दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। चलिए इसका आंसर आपको मुझे देना कमेंट में, क्या रहने वाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात एवं निर्यात पर, उसके जो आयात करना और उसकी बिक्री को पूर्णतया से दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। ऑप्शन है आपके पास बिहार, पंजाब, हरियाणा या फिर झारखंड। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी पटाखों पर पूर्णतः से बैन लगा दिया है। ना आप पटाखे जला सकते हैं, आतिशबाजी नहीं कर सकते हैं, बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। तो वो राजस्थान सरकार ने अपना स्टेट के लिए फैसला किया कि भाई हम पटाखों को ना बेचेंगे ना जलाएंगे। परंतु अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात एवं बिक्री पर दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। दोनों में फर्क समझिएगा। वहां पर पूरी तरह से, चाहे वो चीनी हो, भारतीय हो या किसी भी देश के पटाखे हो, राजस्थान सरकार ने वहां पे बैन करके रखे हैं। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात एवं बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। और दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आंसर जरूर करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात एवं बिक्री को पूर्णतया से दंडनीय अपराध घोषित किया है। चलिए इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने राज्य में आयातित पटाखों को रखने एवं बेचने को अवैध घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया कि यदि किसी के पास आयातित पटाखे, चीनी आयातित पटाखे पाए जाते हैं या बिक्री के लिए करते हुए पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। पटाखों की बिक्री के लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से लाइसेंस हासिल करना होता है, जो कि अति आवश्यक होता है। आपके पास अगर लाइसेंस होगा तो ही आप दुकान लगा पाएंगे। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे एक और रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि भाई आपके पास चीनी पटाखे आयातित नहीं होने चाहिए। मतलब चीनी पटाखे आपके पास नहीं होने चाहिए, चाइनीज जो क्रैकर्स होते हैं वो नहीं होना चाहिए, और इसको अपना तो रख सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई एलेक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर निम्न में से कौन सा पदक अपने नाम पर किया है। ऑप्शन है आपके पास रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई भी पदक नहीं। चलिए इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में। भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर निम्न में से कौन सा पदक अपने नाम पर किया है।
चलिए इसका आंसर है स्वर्ण पदक। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल 52 किलो वर्ग के अंदर और संजीत 91 किलो वर्ग के अंदर इन्होंने कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। एशियाई खेल चैंपियन और राष्ट्रमंडल खेल रजत पदक विजेता अमित ने अमेरिका की रेने अब्राहम को मुकाबले में 3-0 से हराया। इंडिया ओपन स्वर्ण पदक विजेता संजीत ने फ्रांस के सोहेब बूफिया को मात दी थी। तो यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने, हमारे भारत के दोनों खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया और स्वर्ण पदक दोनों ने इंडिविजुअल अपनी जो उनकी जो बॉट होती है उसमें जीते हैं। दोनों स्वर्ण पदक से सुशोभित हुए हैं। ओडिशा सरकार ने निम्न में से किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपका दुती चंद, हेमा दास, निर्मला शेरॉन या फिर साराबानी नंदा। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। रहने वाला है उड़ीसा सरकार ने निम्न में से किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? चलिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर है दुती चंद। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। चलिए यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई हमको? उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने हाल ही में कहा कि फर्राटा धाविका दुती चंद को उड़ीसा खनन निगम ओएमसी में समय से पहले पदोन्नति आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। उड़ीसा सरकार ने द्विती को ओएमसी में समूह ए स्तर के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है इससे पहले, जिससे उन्हें प्रशिक्षण एवं वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 29 लाख रुपए का समर्थन मिलता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किसको महिला टी20 क्रिकेट का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? स्पॉन्सर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला टी20 चैलेंज जो चैंपियनशिप होने वाली है, अभी होने वाली है, डेट डिसाइड नहीं हुई है, उसके टाइटल जो स्पॉन्सर है, प्रायोजक है, वो किसको घोषित किया है? ऑप्शन है आपके पास फेसबुक, जियो, पेटीएम या फिर फोन पे। चलिए इसका दीजिए यहाँ पर आंसर मुझे क्या रहने वाला है। महिला टी20 क्रिकेट के लिए स्पॉन्सर टाइटल प्रायोजक का किसको घोषित किया गया है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको घोषित किया है महिला टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का स्पॉन्सर? ऑप्शन है फेसबुक, जियो, पेटीएम या फिर फोन पे। चलिए इसका आंसर है जियो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हाल ही में जियो को महिला टी20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है, स्पॉन्सर घोषित किया है। आपको बता दें कि महिला टी20 चैलेंज का आयोजन 4 से 9 नवंबर के बीच शाहजहां में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 3 टीमें वेलोसिटी, सुपरनोवाज और ट्रेल ब्लेजर्स भाग लेंगी। ये टीमें एक बार आपस में एक दूसरे से भिड़ेंगी और फाइनल 9 नवंबर को खेला जाएगा। इसके एक दिन बाद आईपीएल फाइनल होगा। तो यहाँ पर हमको यहाँ पे इसका शेड्यूल भी मिल गया है और इसमें जियो जो रहेगा, जियो कंपनी जो है मुकेश अंबानी जी की कंपनी और भारत की सबसे अग्रणी टेलीकॉम कंपनी, सिर्फ टेलीकॉम कंपनी ही नहीं बोल सकते हैं, हमारे भारत में अब सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे रिलायंस जो है वो अपना पांव पसार रहा है। हर जगह पे चाहे पेट्रोलियम हो जाए, टेलीकम्युनिकेशन हो जाए, अब धीरे धीरे वो रिटेल मार्केट में भी आगे बढ़ रहा है और सारे मार्केट को कैप्चर कर रहा है। सबसे बड़ी कंपनी कहला रही है हमारे भारत देश की। तो यहाँ पर जियो कंपनी को स्पॉन्सर किया गया है। जियो कंपनी स्पॉन्सर बनी है, स्पॉन्सरशिप कर रही है महिला टी20 क्रिकेट के लिए जो चैंपियनशिप होने वाली है शाहजहां में। कब से? 4 से 9 नवंबर के बीच में होगी। 9 नवंबर को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा और टीमें यहाँ पे 3 टीमें रहेंगी, वेलोसिटी, सुपरनोवास और ट्रेल ब्लेजर्स। विश्व शाकाहारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 1 नवंबर, 10 जनवरी, 15 मार्च या फिर 20 अप्रैल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। विश्व शाकाहारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर, 10 जनवरी, 15 मार्च या फिर 20 अप्रैल।
चलिए इसका आंसर है 1 नवंबर। प्रत्येक साल 1 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस आमतौर पर शाकाहारी भोजन एवं शाकाहारी होने के लाभों को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर है। यहाँ पर आप शाकाहार बनिए और इस चीज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसको विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और मेरा भी आपसे निवेदन है दोस्तों, अगर आप शाकाहार हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर शाकाहार नहीं है तो प्लीज मानवता के नाते, दूसरे जानवरों के प्रेम के नाते आप मांसाहार को छोड़िए और शाकाहार की तरफ स्विच होइए, शाकाहार बनिए और प्रकृति को और प्राकृतिक जो जानवर हैं उनके बारे में आप सोचिए। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया? ऑप्शन है आपके पास इराक, जापान, बांग्लादेश या फिर तुर्की। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया है? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया है? चलिए इसका आंसर है तुर्की। तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। उन्होंने साल 1991 से लेकर साल 2002 तक मध्य दक्षिणपंथी मदरलैंड पार्टी का नेतृत्व किया। तो चलिए यहाँ पे काम की चीज हमको क्या मिल गई कि इनकी जो बनाई हुई पार्टी थी वो कौन सी थी? मध्य दक्षिणपंथी मदरलैंड, मतलब इस पार्टी का उन्होंने नेतृत्व किया 1991 से लेकर 2002 तक। ये तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 72 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। वे 1990 के दशक में 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि उनका कार्यकाल में जो रहा महज कुछ महीनों का ही रहा था, परंतु प्रधानमंत्री तो रहे ही, कुछ समय के लिए रहे पर प्रधानमंत्री रहे। तो यहाँ पे तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया है 72 वर्ष की उम्र में। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने, किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास एम एस धोनी, शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो, फाफ डुप्लेसी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास एम एस धोनी, शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो या फिर फाफ डुप्लेसिस। दोस्तों आप आईपीएल तो देख ही रहे होंगे, क्योंकि अभी समय चल रहा है, लोग सिर्फ आईपीएल ही देख रहे हैं। पढ़ाई वढ़ाई भी करिए जो कि जरूरी है। कुछ लोग सिर्फ आईपीएल देख रहे हैं, 4-4 5-5 घंटे सिर्फ आईपीएल देख के समय मत खराब करिए। आपको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप देखिए, स्कोर देखिए और अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए कि भाई ये क्रिकेट हो रहा है, ये मैच हो रहा है, इसका मैंने स्कोर जान लिया, काफी है। आप 4-4 5-5 घंटे बैठ के क्रिकेट को मत देखिए, इससे आप अपना समय खराब करेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। इसका आंसर रहने वाला है शेन वॉटसन। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई ओपन शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। शेन वॉटसन आईपीएल में कई बार धुआंधार परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने 145 मैचों में 3,874 रन बनाए और 92 मैच भी अपने नाम पे किए। उन्होंने आईपीएल में 4 शतक लगाए और बेहतरीन फील्डिंग कर लगभग 40 कैच अपने नाम किए। चेन्नई ने उन्हें 2018 में बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया था। शेन वॉटसन अब क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, चाहे वो टेस्ट मैच क्रिकेट हो, 50-50 हो, 20-20 हो या फिर किसी भी प्रकार के सारे टेस्ट मैच जो फॉर्मेट्स हैं, चाहे आईपीएल हो जाए, इन सभी फॉर्मेट से ये संन्यास की उन्होंने घोषणा कर दी है। किसने? शेन वॉटसन जी ने। चलिए आगे क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के नए सीईओ बनाए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास विष्णु कृपाल, पीवीजी मेनन, जेपी मोगिया या फिर अरिजीत सिन्हा। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के नए सीईओ बनाया गया है?
चलिए, इसका आंसर है पीवीजी मेनन। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद ESSCI ने पीवीजे मेनन को अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। मेनन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण उद्योग की वृद्धि में संबंधित रणनीति मुद्दों का पर संचालन परिषद के साथ मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ पर पीवीजी मेनन जो है वो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के कौशल परिषद के नए CEO बने हैं। और ये करेंगे क्या? ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण, मतलब जो निर्माण होने वाला है उद्योगों के लिए, उसको वृद्धि करना और उनकी क्या रणनीति रहने वाली है, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस लेखक ने एजुतचंद पुरस्कार 2020 जीता है? एजुतचंद अवार्ड 2020 किस लेखक ने हाल ही में जीता है? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन है मीर अखलेरी, पॉल जाचेरिया, डीन जोसेफ या फिर ओरियो फेम। चलिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में, आप क्या रहने वाला है। हाल ही में किस लेखक ने एजुतचंद पुरस्कार 2020 जीता है? एजुतचंद पुरस्कार 2020 जीता है हाल ही में किस लेखक ने? चलिए, इसका आंसर है पॉल जाचेरियन। प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाचेरियन को केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एथुजन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। बता दें आपको कि जाचेरियन को मलयालम साहित्य में पिछले 5 दशकों के दौरान उनके दिए गए योगदान के लिए चुना गया है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑप्शन है आपके पास हमारी रेल, मेरी सहेली, सुरक्षित रेल या फिर महिला मान। चलिए, इसका आंसर दीजिएगा उनमें। भारतीय रेलवे ने हाल ही में महिला सुरक्षा को देखते हुए, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कौन से अभियान को चलाया है, कौन सा यहाँ पे प्लान लेकर आए हैं, वो आपको ये बताना है। चलिए, इसका आंसर है मेरी सहेली। भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली अभियान शुरू किया है। भारतीय रेलवे महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान शुरू किया है। यह अभियान उत्तर मध्य रेलवे के सभी मंडलों में इस अभियान के द्वारा चलाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल RPF उत्तर मध्य रेलवे की इस पहल के तहत युवा महिला RPF की एक टीम द्वारा अकेले यात्रा कर रही महिला यात्रियों के साथ यात्रा के प्रारंभिक स्थानों पर वार्ता की जाएगी। इन महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में बताया जाएगा। इन महिला यात्रियों से कहा जाएगा कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो सुरक्षा संबंधी कोई समस्या हो अगर आपके पास, तो आप 182 डायल करें और अपनी समस्या को बताएं हमसे। आपको अगर इसके बारे में पूरा डिटेल में जाना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, 3 नवंबर वाला वीडियो। मैंने एक आर्टिकल कवर किया है जो कि न्यूज़पेपर से लिया गया है। उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या क्या इन्होंने बिंदु रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं, किस चीज़ में ये क्या पॉइंट्स कवर कर रहे हैं रेलवे, सारी चीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी। आपको ये वीडियो, आप बेल आइकॉन आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर मिल जाएगा, और साथ ही साथ में प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको भी ये वीडियो मिल जाएगा, 3 नवंबर का वीडियो। चलिए, आगे बात करेंगे। अब तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स क्विज हमने देख लिए। अब कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं। आप ध्यान से सुनिए, ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं आर्टिकल्स के थ्रू हम क्वेश्चंस को बनाएंगे, और एक आर्टिकल से हमको 3-3, 4-4 क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं। तो आप इन आर्टिकल्स को बड़े ही ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। अक्टूबर 2020 में सबसे अधिक GST कलेक्शन हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में ये सूचित किया कि अक्टूबर 2020 में लगभग 1,05,155 करोड़ रुपए का GST राजस्व एकत्रित किया गया, जो पिछले 8 महीने का सर्वोच्च रिकॉर्ड भी है। कुल GST राजस्व संग्रह रेवेन्यू कलेक्शन में से CGST के लिए 19,193 करोड़ रुपए, SGST के लिए 25,411 करोड़ रुपए और IGST के लिए 52,540 करोड़ रुपए सहित टोटल 2,23,375 करोड़ रुपए माल के आयात पर एकत्रित किए गए हैं। यह उपकर राशि माल के आयात पर 932 करोड़ रुपए सहित 8,011 करोड़ रुपए भी है। 1 नवंबर 2020 तक अक्टूबर महीने के लिए कुल 80 लाख SGSTR
3B रिटर्न दाखिल किए गए हैं। तो जो ITR रिटर्न किया गया है वो 1 नवंबर तक अक्टूबर महीने के लगभग 80 लाख रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इनकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं ये भी देख लेते हैं सरकार के द्वारा जो दी गई हैं। सरकार ने नियमित निपटान के एक हिस्से के तौर पर IGST से 25,091 करोड़ रुपए, CGST के लिए 19 रुपए 19,427 करोड़ रुपए SGST के लिए देने की व्यवस्था की है। यहाँ पे सॉरी मिसप्रिंट है, यहाँ पे रुपए की नहीं, यहाँ पे कॉमा होगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नियमित निपटान के बाद अक्टूबर 2020 में अर्जित कुल आय SGST के लिए 44,285 करोड़ रुपए और SGST के लिए 44,849 करोड़ रुपए थी। अक्टूबर 2019 में कुल एकत्र SGST राजस्व 95,379 करोड़ रुपए थी। ऐसा चालू वित्त वर्ष में पहली बार हुआ है, जब फरवरी 2020 के बाद भी पहली बार ऐसा हुआ है जब सकल GST राजस्व संग्रह जो है ने 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 19 लाख करोड़ रुपए है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। चलिए आगे बात करेंगे। BCCI ने जियो को अपना महिला T20 चैलेंज का टाइटल स्पॉन्सर बनाया है। आपको मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 1 नवंबर 2020 को जियो को 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में होने वाले शारजाह में होने वाले T20 महिला क्रिकेट चैंपियनशिप का टाइटल स्पॉन्सर मुख्य प्रायोजक घोषित किया है। हालांकि मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण इस बात पर संदेह भी है कि खेल इस साल आयोजित होंगे या नहीं। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अगस्त 2020 में पुष्टि की थी कि ये खेल IPL प्लेऑफ के साथ खेले जाएंगे। BCCI द्वारा जारी इस बयान के अनुसार श्री गांगुली ने ये कहा कि हमें उम्मीद है कि महिलाओं का ये T20 चैलेंज मैच देश की और ज़्यादा युवा लड़कियों को इस खेल को पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और माता पिता को यह विश्वास दिलाएगा कि क्रिकेट उनकी बेटियों के लिए एक शानदार करियर का साबित हो सकता है। T20 महिला क्रिकेट जो है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ये भी हम देख लेते हैं। मार्च में T20 विश्व कप के बाद पहली बार भारतीय खिलाड़ी खेल के लिए मैदान में उतरेंगे। IPL फाइनल में एक दिन पहले अर्थात 9 नवंबर 2020 को 2020 का फाइनल मैच खेलने वाली टीमों का चयन करने के लिए 3 टीमें ट्रेल ब्लेजर्स, वेलोसिटी, सुपरनोवा एक साथ फिर एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगी। कोई भी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी इस आयोजन में भाग नहीं लेगा, लेकिन इसने बांग्लादेश, इंग्लैंड और थाईलैंड और वेस्टइंडीज सहित अन्य खिलाड़ियों से भागीदारी की उम्मीद भी जताई है। T20 मैच के बारे में क्या कहें। इस महिला IPL टीम के IPL के तौर पर भी जाना जाता है, इसे महिला का IPL के तौर पर भी जाना जाता है और ये भारतीय महिला 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट भी है। इससे पहली बार 2018 में मुंबई, महाराष्ट्र में खेला गया था। इस टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच चैलेंज में IPL सुपरनोवा ने 3 विकेट से एक मैच जीता था। वर्ष 2019 में खेला गया वीमेंस T20 चैलेंज एकल मैच की बजाय 3 टीम वाला टूर्नामेंट भी था, जिसमें IPL सुपरनोवा, IPL ट्रेल ब्लेजर के साथ IPL वेग नामक एक नई टीम शामिल भी की गई थी। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।